कार फार्म के खुले फाटक में से अंदर आई और जॉर्ज की कार के करीब पहुंचकर रुक गई और फिर वो तीनों तेजी से नीचे उतरे। उसके साथ ही उगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने कार की उगली सीटों के दरमियान मौजूद एक आदमी को खींचकर कांधे पर डाला तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो उसे पहचान गया था। ये नुमानी था और जाहिर है यही हालत सिद्दीकी की हुई थी। वो तीनों अब फार्म की अंदरूनी तरफ बढ़ रहे थे कि इमरान ने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही एक के बाद दिखरे वो तीनों ही जमीन पर ढेर हो गए। नुमानी भी उनके साथ ही नीचे गिरा था, लेकिन वो उसी तरह बेहिस वो हरकत पड़ा रहा था। अलबत्ता वो तीनों नीचे गिरे और फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए तो इमरान ओट से बाहर आया। उसी लम्हे सिद्दीकी भी बाहर निकला और तेजी से नुमानी की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा था कि इन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दूं, लेकिन इससे पहले आपने फायर खोल दिया, सिद्दीकी ने बाहर आते हुए कहा। असल आदमी हाथ आ गया है, इसलिए इन छोटी मछलियों पर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर उसने नुमानी को चेक किया। इसे गैस से बेहोश किया गया है। तुम वो एंटी गैस की शीशी ले आए हो या नहीं? इमरान ने कहा। हाँ, ले आया हूँ, सिद्दीकी ने कहा और जेब से एक लंबी गर्दन वाली छोटी सी शीशी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने शीशी खोली और उसका दहाना नुमानी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई, फिर उसका ढक्कन बंद करके शीशी वापस सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दी। ये एंटी गैस जो कि हर किस्म की बेहोश करने वाली गैस का तर्याक थी, इसलिए इमरान को यकीन था कि नुमानी को चाहे किसी भी गैस से बेहोश किया गया होगा, बहरहाल वो होश में आ जाएगा। और फिर वही हुआ। चंद लम्हों बाद नुमानी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लग गए। यहाँ फार्म में कहीं रस्सी वगैरह होगी, तुम तलाश करो, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ फार्म की अंदरूनी तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे नुमानी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही। नुमानी उठो, इमरान ने कहा तो नुमानी बेख्तियार उछल पड़ा और फिर वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। ये मैं कहा हूँ, आप भी यहाँ है, क्या मतलब? नुमानी ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें अगवा करके यहाँ लाया गया है, मैं और सिद्दीकी पहले से यहाँ मौजूद थे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ तो ये बात है, मैं अपने फ्लैट पर मौजूद था कि अचानक मेरी नाक से नामानूस सी बू टकराई और फिर इससे पहले कि मैं संभलता मेरा जहन ऑफ हो गया और अब मुझे यहाँ होश आया है। ये कौन लोग हैं और आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? नुमानी ने कहा। वही जॉर्ज का मसला है, हम जॉर्ज के पीछे यहाँ आए थे और फिर उसने यहाँ से फोन करके किसी को यहाँ भिजवाने का कहा तो हमने उसे बेहोश कर दिया और यहाँ रुककर आने वालों का इंतजार करने लगे। ये तीनों कार में यहाँ पहुंचे और तुम बेहोशी के आलम में इनके साथ थे, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि इन्हें किसी तरह से मेरे फ्लैट का पता चल गया। मुझे वापस पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी। बहरहाल मैंने और खावर ने इस सिलसिले में एक अहम आदमी को ट्रेस कर लिया था, लेकिन वो काफिरिस्तान गया हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि जब वो वापस आएगा तो उस पर हाथ डालेंगे। शायद इसी चक्कर में हम उनकी नजरों में आ गए होंगे, नुमानी ने कहा। कौन आदमी था, क्या तफसील है उसकी? इमरान ने चौंक कर पूछा। उसका नाम सैफ खान बताया गया है, नुमानी ने कहा और फिर उसने रॉबिन के होटल जाने से लेकर सैफ खान के बारे में पब्लिक फोन बुक से मालूमात हासिल करने तक की सारी तफसील बता दी। ठीक है, पहले इस जॉर्ज से बात कर ले, फिर उस सैफ खान को भी देख लेंगे, इमरान ने कहा और उसी लम्हे सिद्दीकी भी अंदर से बाहर आ गया। क्या हुआ था नुमानी, तुम किस तरह इनके हाथ लग गए? सिद्दीकी ने कहा तो नुमानी ने मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। जॉर्ज को बांध दिया है या नहीं, इमरान ने सिद्दीकी से पूछा। जी हाँ, एक कमरे में रस्सी का बंडल मिल गया था, सिद्दीकी ने जवाब दिया। ओके, वो एंटी गैस शीशी मुझे दे दो और तुम दोनों यहीं बाहर ही रुको, कहीं कोई और ना आ जाए, अलबत्ता इन लाशों को घसीट कर ओट में कर दो, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर जेब से एंटी गैस की शीशी निकालकर उसने इमरान को दी तो इमरान तेजी से मुड़ा और अंदरूनी तरफ को बढ़ गया। जॉर्ज कुर्सी पर रस्सियों से बंधा बेहोशी के आलम में मौजूद था। इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई एंटी गैस की शीशी का ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना जॉर्ज की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई, उसका ढक्कन बंद किया और फिर उसे जेब में डालकर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और जॉर्ज के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जॉर्ज होश में आ गया और होश में आते ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये तुमने क्या किया? ये मुझे बांध क्यों दिया है? जॉर्ज ने पूरी तरह संभलते हुए कहा। सुनो जॉर्ज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे 3 आदमी जो हमारे एक साथी को अगवा करके ले आए थे हलाक हो चुके हैं, इसलिए अब यहाँ तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा और मुझे मालूम है कि तुम बहुत छोटी मछली हो, तुम खुद ये फिल्में तैयार नहीं करते, इसलिए अगर तुम उन लोगों के बारे में जो फिल्में तैयार करते हैं तफसील बता दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ा जा सकता है,
इमरान का लहजा यकलख्त इंतहाई सर्द हो गया था। मेरे आदमी, क्या कह रहे हो? मेरे आदमी यहाँ क्यों आएंगे? होटल बिजनेस से ताल्लुक रखने वालों का यहाँ क्या काम? जॉर्ज ने कहा, ओके, तुम बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक बात बता दूं कि सैफ खान के बारे में मुझे मालूम हो गया है। इमरान ने कहा तो जॉर्ज बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त शदीद हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन फिर उसने जल्दी अपने आप को संभाल लिया। कौन सैफ खान? जॉर्ज ने कहा, ओके, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। अगर तुमने इस दौरान मुंह खोल दिया तो ठीक, वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा। बाकी बातें फिर सैफ खान से हो जाएंगी, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख उसके सीने की तरफ किया और रुक रुक कर गिरना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर सफाकी के तासुरात उभर आए थे। रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम वाकई मुझे गोली मार दोगे। तीसरे नंबर पर ही जॉर्ज ने यकलक चीखते हुए कहा, बोलते जाओ वरना गिनती जारी रहेगी। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, मैं लड़कियां सैफ खान को सप्लाई करता था। जॉर्ज ने कहा, क्या सैफ खान फिल्में बनाता है? इमरान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि नहीं, अलबत्ता वो शायद इन फिल्में बनाने वालों को जानता होगा, जॉर्ज ने जवाब दिया। कब से ये धंधा हो रहा है? इमरान ने पूछा। मुझे तो 2 साल हो गए हैं। मुझे सैफ खान ने आकर कहा था, इस कदर भारी रकम देने का कहा कि मैंने ये काम शुरू कर दिया। जॉर्ज ने जवाब दिया। तुम्हें मेरे बारे में तफसील किसने बताई थी? इमरान ने पूछा। वॉकर ने, वो ग्रेट लैंड का आदमी है और यहाँ आला पैमाने पर काम करता है, जॉर्ज ने जवाब दिया। कहाँ रहता है वो? इमरान ने पूछा। अलास्का क्लब का मालिक है, जॉर्ज ने कहा। हमारे साथी नुमानी के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे आदमी उसे अगवा करने उसके फ्लैट पर पहुंच गए? इमरान ने पूछा। वॉकर ने बताया था, वो मुखबरी करने वाली एक बड़ी तंजीम का भी चीफ है। तुम्हारे उन 2 आदमियों ने मेरे किलिंग सेक्शन के अड्डे में घुसकर वहाँ सबको हलाक कर दिया था और हशमत और उसके एक आदमी को उठाकर ले गए थे। वॉकर ने इस बारे में मालूमात हासिल की तो उस कार के बारे में मालूम हो गया जिसमें तुम्हारे आदमी आए थे, और फिर वो कार एक रिहायशी प्लाजा में चेक कर ली गई, जॉर्ज ने जवाब दिया। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। तुमने अब तक कितनी लड़कियां अगवा करके सैफ खान तक पहुंचाई है? इमरान का लहजा सर्द हो गया। मुझे याद नहीं। क्यों? जॉर्ज ने चौंक कर कहा। ताकि कम से कम उतनी गोलियां तो तुम्हारे जिस्म में उतार दो। मुजरिम होना और बात है, लेकिन तुम जो कुछ करते रहे हो वो सिरे से इंसानियत ही नहीं है, इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही गोलियां जॉर्ज के जिस्म में घुसना शुरू हो गई। जॉर्ज के हलक से चीखें निकलने लगी, लेकिन जल्द ही ये चीखें खत्म हो गई। लेकिन इमरान ने उस वक्त तक ट्रिगर से उंगली न हटाई जब तक मशीन पिस्टल का मैगजीन खत्म नहीं हो गया। उसकी आंखों में जॉर्ज के लिए इंतहाई नफरत उभर आई थी। तुम सिरे से इंसानी नहीं हो जॉर्ज, इमरान ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा, और फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दारुल हुकूमत के इंतहाई पॉश रिहायशी इलाके में बहुत बड़ी और इंतहाई आलीशान कोठी के इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजे हुए कमरे में एक उद्धड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें साइडों पर इस तरह अकड़ी हुई थी जैसे बालों की बजाय लोहे की तारों की बनी हुई हो। उसके जिस्म पर शानदार और इंतहाई कीमती कपड़े का सूट था। सामने मेज पर सिगार और उसका पाउच भी मौजूद था। वो एक एल्बम देखने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस आदमी ने बड़े बारौब लहजे में कहा। रॉजर का फोन है जनाब। दूसरी तरफ से एक इंतहाई मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, उस आदमी ने उसी तरह बारौब लहजे में कहा। हेलो जनाब, मैं रॉजर बोल रहा हूँ। 3 लम्हों बाद एक और मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्यों फोन किया है? उस आदमी ने उसी तरह रौबदार लहजे में कहा। जनाब, नई फिल्मों पर काम बंद है जबकि डिमांड बेहद ज्यादा है। इस बार नई लड़कियां सप्लाई नहीं की गई। दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। ओ, क्यों? सैफ खान ने सप्लाई नहीं भिजवाई? उस आदमी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। जी नहीं, मेरी सैफ खान से बात हुई है। उसका कहना है कि जिस ग्रुप के जरिए लड़कियां अगवा की जाती थी उसके खिलाफ कोई दूसरी तंजीम काम कर रही है, इसके खिलाफ उन्होंने ये काम बंद कर दिया है, रॉजर ने कहा। लेकिन जब हम सैफ खान को उसका मुंह मांगा मुआवजा देते हैं तो फिर ये उसका काम है कि वो सप्लाई जारी रखे। एक ग्रुप काम नहीं कर रहा तो दूसरे ग्रुप से काम ले। यहाँ दारुल हुकूमत में क्या अब ऐसे लोग खत्म हो गए हैं जो लड़कियां अगवा करते हैं? उस आदमी ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब, हम सब तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, रॉजर ने कहा। पुरानी लड़कियों का क्या करते हो? क्या उन्हें हलाक कर दिया जाता है? उस आदमी ने पूछा। जी हाँ, वैसे भी वो फिल्म बनने के बाद इस काबिल नहीं रहती कि जिंदा रह सके।
और इसके अलावा लीकेज का भी खतरा होता है, इसलिए उन्हें हलाक कर दिया जाता है। और जनाब, दूसरी बात ये कि ग्राहक नई लड़कियों की फिल्में डिमांड करते हैं। रॉजर ने जवाब देते हुए कहा, हूँ ठीक है, मैं खुद सैफ खान से बात करता हूँ। उस आदमी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने फोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गोल्ड स्टार क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, नवाब अकबर आसिफ बोल रहा हूँ, सैफ खान से बात कराओ। उस आदमी ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा, सर वो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, नॉनसेंस, उसे तलाश करो और जहां भी वो मौजूद हो उसे कहो कि वो फौरी तौर पर मुझे फोन करे, फौरी। अकबर आसिफ ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, नवाब आसिफ को कहा जा रहा है कि सैफ खान मौजूद नहीं है। नॉनसेंस, अकबर आसिफ ने कहा और उसके साथ ही उसकी नजरें सामने मौजूद एल्बम पर जम गई। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो अकबर आसिफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अकबर आसिफ ने तेज लहजे में कहा, जनाब सैफ खान के असिस्टेंट अफजल खान का फोन है। दूसरी तरफ से कहा गया, सैफ खान का नायब अफजल खान, ये कौन है? बहरहाल ठीक है, बात कराओ। अकबर आसिफ ने कहा, हेलो जनाब, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ, सैफ खान का नायब जनाब। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा बेहद मुअत्तबाना था। सैफ खान कहाँ है? उसकी बजाय तुमने कॉल क्यों की है? अकबर आसिफ ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा, सैफ खान हलाक हो चुका है जनाब, उसे अगवा किया गया और फिर उसकी लाश एक सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। उस पर इंतहाई तशद्दुद किया गया था। और जनाब, मैंने जब इस बारे में तफसील से मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये सब कुछ उन लड़कियों की सप्लाई के सिलसिले में हुआ है जो सैफ खान रॉजर को सप्लाई करता था और जिसकी रकम वो आपसे वसूल किया करता था। अफजल खान ने जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब? लड़कियों की सप्लाई के सिलसिले में उसे हलाक किया गया है? क्यों? किसने ऐसा किया है? तफसील से बात करो। अकबर आसिफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब, सैफ खान ने ये काम यहाँ के एक बहुत बड़े जराइम पेशा ग्रुप के बॉस जॉर्ज के जिम्मे लगाया हुआ था और जॉर्ज के आदमी लड़कियां अगवा करके मुझे एक जजीरे पर पहुंचाते थे, जहाँ से जॉर्ज का खास आदमी बादशाह उन लड़कियों को सैफ खान के पास पहुंचाता और फिर सैफ खान उस माल को रॉजर तक पहुंचाता था। और जनाब, इस जजीरे पर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छापा मारा, वहाँ मौजूद तमाम लड़कियां, असला, शराब और मंशियात वगैरह सब पकड़ ली। वहाँ का इंचार्ज बादशाह अपने तमाम मुसल्लह साथियों समेत हलाक कर दिया गया। उसके बाद जॉर्ज के पेशावर कातिलों के ग्रुप के अड्डे पर छापा पड़ा और उस पूरे ग्रुप को हलाक कर दिया गया। फिर जॉर्ज और उसके आदमी मार्टिन और उसके साथियों की लाशें एक जरिए फार्म में मिली। जॉर्ज कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था और उसी हालत में उसके जिस्म पर गोलियां बरसाई गई थी। जॉर्ज की हलाकत के बाद सैफ खान को उसकी खुशी से अड्डे से अगवा किया गया और फिर उसकी लाश मिली। और जनाब, यहाँ एक गैर मुल्की एजेंट वॉकर को भी अगवा करके उसे भी हलाक कर दिया गया है। वो जॉर्ज का मुखबिर था। ये सारी कार्रवाई जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है जेर जमीन दुनिया में काम करने वाले एक आदमी टाइगर से शुरू हुई। टाइगर को जॉर्ज के आदमियों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया, लेकिन टाइगर का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान से है और टाइगर की मौत के बाद पै दर पे ये वाकयात हुए हैं। इसका मतलब है कि सीक्रेट सर्विस ये काम कर रही है या वो अली इमरान। और जनाब, जॉर्ज तो रॉजर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन सैफ खान जानता था, इसलिए लामहला उसे मारने वालों ने सैफ खान से रॉजर के बारे में मालूम कर लिया होगा। और हो सकता है कि सैफ खान ने आपका नाम भी ले दिया हो, इसलिए आप भी मोहतात हो जाएं। अफजल खान ने जवाब देते हुए कहा, यू नॉनसेंस, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी तरह कोई आम आदमी हूँ कि वो मुझ पर हाथ डाल सकेंगे? नॉनसेंस, अकबर आसिफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। ये कौन लोग हो सकते हैं? क्या कोई और ग्रुप हमारे बिजनेस के खिलाफ काम कर रहा है? अकबर आसिफ ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक के बाद दिगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, रॉजर को कहो कि वो मुझे कॉल करे और उसकी कॉल के बाद तुमने मेरी बात मार्शल से करानी है। अकबर आसिफ ने कहा, यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और अकबर आसिफ ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी तो अकबर आसिफ ने रिसीवर उठा लिया। यस, अकबर आसिफ ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा, रॉजर फोन पर मौजूद है सर। दूसरी तरफ से कहा गया। क्रॉव बाद अकबर आसिफ ने कहा, हेलो जनाब, मैं रॉजर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रॉजर की आवाज सुनाई दी, रॉजर, अभी मुझे इत्तला मिली है कि तुम्हारे पास पहुंचने वाली लड़कियों के सिलसिले में सीक्रेट सर्विस उन लोगों के खिलाफ काम कर रही है जो उन्हें अगवा करते हैं और सैफ खान भी उनके हाथों मारा जा चुका है और भी बहुत से लोग मारे गए हैं जो इन लड़कियों के अगवा के सिलसिले में मुलविस रहे हैं। सैफ खान चूंकि तुम्हारे बारे में जानता था, इसलिए हो सकता है
कि इस ग्रुप ने सैफ खान से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर ली हो, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इंतहाई मोहतात रहना होगा और फिल्मों का धंधा उस वक्त तक बंद कर दो जब तक मैं मजीद हुक्म न दूं, ताकि मैं इस ग्रुप का पता चलाकर उसका खात्मा करा दूं। अकबर आसिफ ने कहा, ओ शायद इसीलिए सैफ खान सप्लाई नहीं भेज रहा था। वैसे सर, सीक्रेट सर्विस तो ऐसे कामों में मुलविस नहीं हुआ करती, कहीं ये हमारे दुश्मनों की साजिश न हो। रॉजर ने कहा, नहीं, इस वक्त इस मार्केट में हम ही हम हैं, बाकी लोग इस काबिल ही नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके, इसलिए ये कोई और सिलसिला है। बहरहाल मैं इस बारे में मालूम कर लूंगा और फिर उनका खात्मा आसानी से हो जाएगा। अकबर आसिफ ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया और अकबर आसिफ ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और अकबर आसिफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो समझ गया कि मार्शल की कॉल होगी। मार्शल बोल रहा हूँ जनाब, एक मौतबाना आवाज सुनाई दी। मार्शल, तुम मेरी कोठी आ जाओ, मैंने तुमसे तफसीली बात करनी है और एक अहम काम तुम्हारे जिम्मे लगाना है। अकबर आसिफ ने कहा, यस सर, मैं हाजिर हो रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो अकबर आसिफ ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक के बाद दिगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी, मार्शल आ रहा है, उसे मेरे ऑफिस पहुंचा दिया जाए। अकबर आसिफ ने तहकुमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 20 घंटे बाद दरवाजे पर इंतहाई मुअद्दबाना दस्तक की आवाज सुनाई दी तो अकबर आसिफ ने चौंक कर अपने सामने रखी हुई एल्बम उठाकर मेज में रखी और फिर मेज की साइड पर मौजूद मुख्तलिफ रंगों के बटनों में से एक बटन प्रेस कर दिया तो दरवाजा मैकान के अंदाज में खुलता चला गया और एक लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने अकबर आसिफ को सलाम किया। बैठो मार्शल, अकबर आसिफ ने आने वाले से कहा और मार्शल मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मार्शल, क्या तुम जेर जमीन दुनिया में काम करने वाले टाइगर के बारे में जानते हो जिसे जॉर्ज के आदमियों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है? अकबर आसिफ ने कहा, यस सर, लेकिन वो हलाक नहीं हुआ, जख्मी हुआ है और जहाँ तक मुझे मालूम है उसका साथी अली इमरान उसे जख्मी हालत में उठाकर ले गया था। उसके बाद उस बारे में कोई इत्तला नहीं मिली कि वो हलाक हो गया है या जिंदा है। वैसे अगर वो हलाक हो जाता तो लाजमन इत्तला मिल जाती, इसलिए मेरा अंदाजा है कि वो जिंदा होगा। मार्शल ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो तुम अली इमरान के बारे में जानते हो? क्या वो वाकई सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है? अकबर आसिफ ने होंठ चबाते हुए कहा, जी हाँ जनाब, और वो इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। मार्शल ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है कि जॉर्ज और सैफ खान को हलाक कर दिया गया है? अकबर आसिफ ने कहा, जी हाँ, लेकिन आपका उनसे क्या ताल्लुक है? मार्शल ने हैरान होकर पूछा। हाँ, हम एक खुफिया कारोबार करते हैं, उसका माल यही लोग सप्लाई करते हैं, लेकिन क्या आम से जुराइम में भी सीक्रेट सर्विस काम करती है? अकबर आसिफ ने कहा, नहीं जनाब, वो तो सिर्फ ऐसे मिशंस पर काम करती है जिससे मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो। मार्शल ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे। तुम इस अली इमरान के बारे में तफसील जानते हो? अकबर आसिफ ने कहा, जी हाँ, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि ये क्या सिलसिला है, फिर मैं आपको कोई मुनासिब मशवरा दे सकता हूँ। मार्शल ने कहा, बताया तो है कि खुफिया कारोबार हमारी सरपरस्ती में होता है, लेकिन वो आम सा जुर्म है। ऐसा जुर्म नहीं है कि उसके खिलाफ सीक्रेट सर्विस काम करे। अकबर आसिफ ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, तो फिर जनाब, ये अली इमरान शायद जाती हैसियत से काम कर रहा होगा। मार्शल ने जवाब दिया, क्या उसका कोई ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी है? अकबर आसिफ ने पूछा तो मार्शल बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह हाँ जनाब, बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसका वालिद सर अब्दुल रहमान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल है और इंटेलिजेंस का सुपरिंटेंडेंट फैयाज उसका इंतहाई गहरा दोस्त है। मार्शल ने कहा तो अकबर आसिफ के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। क्या कह रहे हो? ये अली इमरान सर अब्दुल रहमान का लड़का है, लेकिन उनका तो एक ही लड़का है जो उनसे अलहदा किसी फ्लैट में रहता है और बकौल सर अब्दुल रहमान वो चूंकि नाखल्फ है इसलिए उन्होंने उसे अलहदा किया हुआ है। अकबर आसिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ, ये वही अली इमरान है जनाब। ये बात दुरुस्त है कि उसके अपने वालिद से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इंतहाई खतरनाक सिगरेट एजेंट समझा जाता है। मार्शल ने जवाब दिया, क्या ये मुमकिन है कि तुम या तुम्हारा ग्रुप इस इमरान को हलाक कर दे? मुआवजे की फिक्र मत करो। अकबर आसिफ ने कहा, नहीं जनाब, मैं माजरत खा हूँ, ये काम यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं करेगा जो अली इमरान को जानता होगा, क्योंकि उसने तो हलाक नहीं होना, अलबत्ता उस पर हमला करने वाले दुनिया से जरूर निस्तो नाबूद हो जाएंगे। और मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है जनाब कि अगर अली इमरान आपके खुफिया कारोबार के पीछे लग गया है तो आप ये कारोबार फौरी तौर पर बंद कर दे और खुद उससे कतई तौर पर लाताल्लुक हो जाए, वरना ये शख्स अफरियत है, ये आप तक पहुँच गया तो कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। मार्शल ने कहा तो अकबर आसिफ का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कोई आम सा गिरा पड़ा आदमी हूँ कि वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा? नॉनसेंस, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ
और वैसे भी सर अब्दुल रहमान मेरे इंतहाई करीबी दोस्त भी हैं और उनसे हमारे खानदानी ताल्लुकात भी हैं। अकबर आसिफ ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। मैं मजीद क्या कह सकता हूँ जनाब, मार्शल ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुमने जुबान बंद रखनी है, मैं खुद ही उसका इंतजाम कर लूंगा, अकबर आसिफ ने कहा। और मार्शल उठा, उसने सलाम किया और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मार्शल ठीक कह रहा है, मुझे सीक्रेट सर्विस के मुंह नहीं लगना चाहिए। वैसे भी अब रॉजर कीमोफ्लाज हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। कुछ अरसे बाद काम दोबारा शुरू हो सकता है। ओके, यही ठीक रहेगा, अकबर आसिफ ने चंद लम्हे खामोश बैठने के बाद बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उस अंदाज में कांधे झटक दिए जैसे वो किसी खास नतीजे तक पहुंच गया हो। कार दारुल हुकूमत से शुमाल की तरफ बाहर जाने वाली सड़क की तरफ बड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर सिद्दीकी था, जबकि साइड सीट पर इमरान और उगबी सीट पर नुमानी और खावर थे। जॉर्ज ने सैफ खान और वॉकर की निशानदेही की थी और फिर 4 स्टार्स ने वॉकर और सैफ खान दोनों को अगवा कर लिया था। और फिर सैफ खान से उन्हें मालूम हो गया था कि फिल्में बनाने का सारा धंधा दारुल हुकूमत से शुमाल की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर एक छोटे से कस्बे दारचो में होता है। दारचो में एक बड़ी कॉटन जिनिंग फैक्ट्री थी जो तवील अरसे से बंद पड़ी हुई थी। उस कॉटन जिनिंग फैक्ट्री में सैफ खान लड़कियां पहुंचाया करता था और वहाँ रॉजर के मुसल्ला आदमी उन्हें वसूल किया करते थे और मुआवजा भी रॉजर से ही मिलता था। चुनांचे इस वक्त इमरान और उसके साथी उस रॉजर को कवर करने के लिए दारचो जा रहे थे। इमरान साहब, सैफ खान ने बताया है कि रॉजर ग्रेट लैंड का बाशिंदा है, तो क्या ये सारा खौफनाक सेटअप रॉजर का ही होगा? वो ये काम वहाँ ग्रेट लैंड में ज्यादा आसानी से कर सकता था, उसे यहाँ पाकिस्तान में आकर ये काम करने की क्या जरूरत थी? सिद्दीकी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो है तो ग्रेट लैंड का बाशिंदा, लेकिन सैफ खान ने बताया है कि वो पाकिस्तानी जुबान भी बोलता है। इससे जाहिर होता है कि वो तवील अरसे से यहाँ रह रहा है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि वो खुद ये काम नहीं करता होगा, उसकी पुश्त पर यकीनन कोई सिंडिकेट या कोई ग्रुप होगा, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया।